सीमा गुलाबी रंग के लहंगे में सजी धजी है। अपनी तीनों भाभीियों के स्वागत के लिए पागलों की तरह यहाँ से वहां दौड़ रही थी। वो अपनी माँ को आवाज देकर कहती है, माँ जल्दी करो ना, तीनों भाभी आती होगी तो गृह प्रवेश की रस्म एक एक करके मैं ही निभाऊंगी। आप बस आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहिए। बाहर गाड़ियां रुकी और तीनों भाई आकाश, विशाल और सूरज अपनी अपनी पत्नियों के साथ उतरे। सीमा ने दौड़कर आरती की थाल उठाई और एक एक करके कविता, प्रीति और शिवानी की आरती उतारी। फूलों की वर्षा के बीच तीनों भाभीियों ने घर में प्रवेश किया। सीमा ने सबसे पहले कविता का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर के कमरे की ओर ले गई। कविता भाभी, ये देखिए, ये आपका नया कमरा है। मैंने खुद सवेरे 4 बजे उठकर लाल गुलाब के फूलों से इसे सजाया है। बताइए ना, आपको ये सजावट कैसी लगी? सीमा, ये बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा स्वागत इतने प्यार और उत्साह के साथ होगा। तुम्हारी मेहनत तो साफ दिख रही है। बहुत ही प्यारा कमरा है। सीमा को तुम अभी जानती नहीं हो कविता। ये बहुत दिनों से इसी दिन के इंतजार में थी। इसकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि इसके तीनों भाई एक साथ शादी करें और तीन भाभियां इस घर की रौनक बने। देखो, आज इसकी सारी मेहनत रंग लाई है। भैया, आप अब अपनी मीठी बातों से मेरा ध्यान मत भटकाइए। वो सब तारीफें बाद में कीजिएगा, पहले मेरा नेक निकालिए। आकाश ने मुस्कुराते हुए सीमा के हाथ में नेक के पैसे थमाए। इसके बाद सीमा बाहर आई और प्रीति को लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ी। प्रीति भाभी, अब आपकी बारी है। चलिए, मैं आपको आपके कमरे में पहुंचा देती हूँ। ऐसा कहकर सीमा प्रीति को उसके कमरे में पहुंचा जाती है और कहती है, मैंने सुना था कि आपको मोगरे के फूलों की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए देखिए, मैंने पूरे कमरे में सफेद मोगरे के फूलों की चादर बिछा दी है। वाह सीमा, तुम्हें मेरी पसंद के बारे में पहले से ही पता था। मोगरे की ये महक तो सच में मेरा दिल जीत रही है। हाँ हाँ भाई, अब मुझे भी समझ में आ रहा है कि घर की लाडली ने सारी ताकत और अकल अपनी भाभीियों को खुश करने में ही लगा दी है। हम भाइयों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं रखा है। अरे विशाल भैया, आपको इतनी प्यारी भाभी मिल गई, क्या ये आपके लिए काफी नहीं है? अब बातें कम बनाइए और जल्दी से नेक दीजिए। विशाल से नेक लेने के बाद सीमा सबसे छोटी बहू शिवानी के पास पहुंची। चलिए शिवानी भाभी, अब आपकी बारी है। आपको भला मैं कैसे पीछे छोड़ सकती हूँ? आइए, आपका कमरा भी आपका इंतजार कर रहा है। सीमा शिवानी को उसके कमरे में ले गई, जहाँ रंगीन गुब्बारों और ऑर्किड के फूलों की सजावट थी। भाभी बताइए ना, आपको कैसा लगा? मैंने कोशिश की है कि कुछ अलग और ट्रेंडी सा लुक दूं आपके कमरे को। सीमा, ये तो एकदम परफेक्ट है। मुझे ऐसी ही वाइब्रेंट चीजें पसंद है। तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। आज तो सारी दुनिया की खुशी इसी एक लड़की में सिमट गई है। सीमा, आज तो तू सच में घर की लक्ष्मी लग रही है। चलो चलो, अब बस आप लोग भी बातें मत बनाओ। सूरज भैया, नेक निकालो और मुझे जाने दो, अभी मुझे और भी काम है। नेक लेकर सीमा खिलखिलाते हुए नीचे चली गई। तब सरिता बोली, बेटा सीमा, अब तू भी जाकर सो जा। सवेरे से तूने घोड़े की तरह दौड़ लगाई है। अब तो तेरी तमन्ना पूरी हो गई ना कि एक साथ तीनों भाभियां आ गई। अब सुकून की नींद सो जा। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है और हमको भी जाकर अब आराम करना चाहिए। अब सभी अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह तीनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म थी। तीनों भाभियां तैयार होकर अपनी सास के पास आती है। तब सरिता कहती है, कविता, प्रीति, शिवानी, तुम तीनों अंदर जाओ और आज घर की पहली रसोई की जिम्मेदारी संभालो। हम सब बाहर बैठकर तुम्हारे हाथ के स्वाद का इंतजार कर रहे हैं। अपनी सास की बात सुनकर तीनों भाभियां रसोई में जाती है। कविता अपनी दोनों देवरानियों से कहती है, मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक है। माँ जी ने भी कहा है कि आज कुछ खास होना चाहिए, तो मैं आज अपनी रसोई में पूड़ी, मसालेदार सब्जी और केसरिया हलवा बनाऊंगी। कविता दीदी, आपको तो ये सब आता है, पर सच कहूँ तो मुझे ये चूल्हा चौका ज्यादा समझ नहीं आता। मैं तो सिर्फ सिलाई कढ़ाई और डिजाइनिंग में मास्टर हूँ। मुझे अगर आप कपड़े सिलने को देंगी तो मैं कमाल कर दूंगी, पर हलवा पूड़ी मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि सबके लिए झटपट सैंडविच तैयार कर देती हूँ। और दीदी, मेरी तो हालत और भी खराब है। मुझे तो सैंडविच भी ठीक से बनाना नहीं आता। मैं तो बस अपनी रील्स बनाने में व्यस्त रहती हूँ। मेरा यूट्यूब पर एक अच्छा सा चैनल है। मैं अपनी ऑडियंस को तो संभाल सकती हूँ, पर सब्जी के मसाले नहीं। मैं ऐसा करती हूँ कि सबके लिए ताज़ा फ्रूट जूस बना लेती हूँ। तीनों ने मिलकर अपना अपना काम शुरू किया और थोड़ी देर बाद अपना अपना खाना बनाया, टेबल पर लगा दिया। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। तब सरिता हलवा खाकर कहती है, वाह कविता, हलवे की खुशबू तो पूरे घर में महक रही है। सच में तूने तो कमाल कर दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अरे माँ, कविता भाभी क्यों नहीं बनाएंगी भला? उन्होंने कुकिंग का बकायदा प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है। वो तो इस काम में एकदम एक्सपर्ट है। अच्छा, और मंजली बहू प्रीति ने क्या बनाया है?
पिताजी, मैंने ये सैंडविच बनाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। ऐसा कहकर प्रीति सभी को सैंडविच सर्व करती है। सभी लोग सैंडविच खाते हैं, फिर विशाल कहता है, पर ये कुछ खास नहीं लग रहा। मतलब ठीक है, पर कुछ जमा नहीं। तो क्या हो गया विशाल भैया? अगर उन्हें सैंडविच बनाना बहुत अच्छा नहीं आता तो क्या हुआ? वो कपड़े सिलाई करने में इतनी माहिर है कि आप शहर के बड़े टेलर्स को भूल जाएंगे। उनके हाथ की कढ़ाई देखने लायक होती है। अच्छा, और शिवानी, तुमने क्या कमाल किया है? सूरज, मैंने सिर्फ जूस बनाया है, हालांकि मुझे कुकिंग में थोड़ा डर लगता है। अरे सूरज भैया, वो इसलिए क्योंकि शिवानी भाभी का सारा ध्यान और टैलेंट उनकी रील्स में है। वो इतनी बेहतरीन रील्स बनाती है कि देखते रह जाओगे। हर कोई हर काम में मास्टर थोड़ी होता है। अरे हाँ हाँ, बस कर सीमा। हमें अच्छे से पता चल गया है कि तेरी ये तीनों चहेती भाभियां हैं और तू पहले से ही सबके बारे में पूरी जानकारी लेकर बैठी है। तू तो बस मौका ढूंढ रही है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो और तू उनकी तरफदारी कर सके। सरिता की बात पर पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है। भाभियों को भी लगता है कि उनकी ननद उनकी सबसे बड़ी ढाल है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और तीनों बहुएं मिलजुल कर रहने लगती है। आज भी कविता हमेशा की तरह सवेरे जल्दी उठी और पूरे घर की सफाई और रसोई का काम निपटा लिया। तभी सीमा रसोई में आई और बोली, वाह भाभी, क्या खुशबू है। खाना बन गया क्या? हाँ सीमा, सब तैयार है। तुम जाकर सबको बुला लो, मैं टेबल पर खाना लगाती हूँ। सीमा सबको बुलाकर ले आती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी कविता सबके लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब प्रीति कहती है, कविता दीदी, आपने हमें जगाया क्यों नहीं? हम भी आपकी मदद कर देते। अकेले इतना काम कैसे किया आपने? अरे नहीं प्रीति, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुद ही ये सब कर लेती हूँ। मुझे काम करना अच्छा लगता है। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर के वक्त प्रीति विशाल से कहती है, विशाल, मैं घर में खाली बैठकर बोर हो जाती हूँ। कविता दीदी सारा घर संभाल लेती हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोल लूँ। प्रीति, ये तो बहुत अच्छा विचार है। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी घर के बाजू वाला कमरा खाली पड़ा है, तुम वहां अपना बुटीक शुरू कर सकती हो। प्रीति तुरंत सीमा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ये सब सुनकर सीमा कहती है, भाभी, ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। आप फिक्र मत कीजिए। मेरी जितनी भी सहेलियां हैं, मैं उन सबको आपकी पहली कस्टमर बनाऊंगी। अब सीमा और प्रीति मिलकर कमरे की सफाई कर लेती है और जरूरत का सारा सामान लाकर कमरे में जमा देती है। इस तरह प्रीति का बुटीक शुरू हो जाता है। सीमा अपनी सहेलियों के बीच प्रीति के बुटीक की खूब पब्लिसिटी करती है और इस तरह प्रीति का बुटीक चल पड़ता है। हमेशा की तरह आज भी प्रीति रात को घर आती है और अपनी ननद और दोनों भाभियों से कहती है, ये लो कविता दीदी, आप इसमें से 500 रुपए रखो और शिवानी तुम भी ये 500 रुपए रखो और सीमा तुम 1000 रखो। अरे वाह प्रीति, तुम्हारी सफलता देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तुम बहुत आगे जाओगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवानी सूरज से कहती है, सूरज, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। कविता दीदी घर संभालती हैं, प्रीति दीदी बुटीक। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी रील्स और वीडियो मेकिंग को अब प्रोफेशनली शुरू करूँ, पर इसके लिए मुझे अच्छे कैमरे और लाइटिंग की जरूरत होगी। बिल्कुल शिवानी, तुम पीछे क्यों रहो? मैं कल ही तुम्हारे लिए कैमरा और सारा सेटअप मंगवा देता हूँ। शिवानी खुश होकर सीमा के पास जाती है और अपना प्लान शेयर करती है। सीमा ये सुनकर बहुत खुश होती है। वाह भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं हूं ना। मैं आपको शहर की सबसे अच्छी दुकान से कैमरा दिलाऊंगी। और हाँ, आपका वीडियो शूट कौन करेगा? थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है। चलिए, मैं ही आपकी कैमरामैन बनूंगी। अब दोनों मार्केट जाकर सारा सामान ले आती है। सीमा और शिवानी छत पर जाकर घंटों वीडियो शूट करती। सीमा पूरी लगन से शिवानी की मदद करती। समय इसी तरह बीत रहा था। घर में तीनों भाभियां अपने अपने तरीके से खुश थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन हुआ कि बुआ जी अपनी बहू के साथ उनके घर पर आती है। कविता उनके लिए नाश्ता बनाती है और उन्हें परोसती है। नाश्ता करते हुए बुआ जी कहती हैं, सरिता, तेरी बड़ी बहू कविता तो सच में बहुत गुणी है। पूरे घर का खाना और काम अकेले देख लेती है। पर तेरी बाकी दोनों बहुएं कहाँ गायब रहती है? बहन, प्रीति अपने बुटीक में व्यस्त रहती है और शिवानी अपनी रील्स बनाने में। सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। पर मौसी जी, ये तो गलत है ना। सारा काम सिर्फ कविता भाभी ही क्यों करे? ये दोनों तो कमाकर अपना नाम बना रही है और कविता भाभी घर की नौकरानी बनकर रह गई है। कोमल की बात कविता के कान में पड़ जाती है। नाश्ता करने के बाद कोमल कविता के कमरे में जाती है और बातें करते हुए कहती है,
कविता दीदी, आप इतनी भोली क्यों हैं? आप पूरा घर अकेले संभालती हैं, पसीना बहाती हैं और वो दोनों अपने शौक पूरे कर रही है, पैसे कमा रही है और अपना नाम बना रही है। उन्होंने तो आपको बेवकूफ बना रखा है। अगर आपने अभी इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो आगे चलकर ये आप पर हुक्म चलाएंगे। आपको काम बंटवाना चाहिए। कोमल की बात सुनकर कविता मन ही मन सोचती है, कोमल सही कह रही है। मैं ही सारा दिन चूल्हे चौके में रहती हूँ और वो दोनों बाहर की दुनिया देख रही है। अगले दिन बुआ जी और कोमल चली जाती है। उसके बाद कविता सुबह सभी लोग हॉल में बैठे थे तब अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज से मैं अकेले पूरा काम नहीं करूंगी। आप काम बांट दीजिए, मैं थक जाती हूँ और बाकी बहुओं की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। बेटा, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अचानक ये सब क्या? भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम सब तो कितने खुश थे। नहीं सीमा, मैं नहीं जानती। अब काम बटेगा तभी इस घर में शांति रहेगी। बेटा कविता, अगर तू थक गई है तो कुछ दिन आराम कर लेती, पर इस तरह अचानक काम बंटवारे की बात, अभी तक तो हम एक मिसाल थे इस मोहल्ले में। माँ जी, मिसालें देने के लिए बलि भी तो मेरी ही चढ़ रही है ना। प्रीति अपना बुटीक चलाती है, शिवानी अपनी रील्स बनाती है, उनका नाम हो रहा है, वो पैसे कमा रही है और मैं बस सुबह से शाम तक रसोई की गर्मी में जलती हूँ। अब और नहीं, आप काम बांट दीजिए वरना मैं आज से रसोई में कदम नहीं रखूंगी। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो आज से काम बटेगा। प्रीति, आज से सवेरे का खाना तू बनाएगी, शिवानी शाम के खाने की जिम्मेदारी तेरी, और कविता तू बाजार से सब्जी लाना, सफाई और कपड़े प्रेस करने का काम देखेगी। अगले दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। प्रीति, जिसे सिलाई की मशीन थामने की आदत थी, वो सवेरे 6 बजे उठकर चूल्हा जलाती है। वो रसोई में पसीने से तरबतर होकर रोटियां बेल रही थी, तभी उसके बुटीक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई। सीमा जल्दी से अंदर आती है और प्रीति से कहती है, प्रीति भाभी, जल्दी बाहर आइए, शहर से वो बड़ी पार्टी आई है जिन्हें शादी के 10 जोड़े सिलवाने थे। वो कह रहे हैं कि अगर आप अभी नहीं मिली तो वो कहीं और चले जाएंगे। सीमा, देखना, यहाँ दाल चल रही है और रोटियां अभी आधी भी नहीं बनी है। अगर मैं बाहर गई तो सबको भूखा रहना पड़ेगा। उनसे कहो कि आधा घंटा इंतजार करें। सीमा बाहर गई, लेकिन ग्राहक नाराज होकर चले गए। सवेरे का काम निपटाकर प्रीति जब अपने बुटीक में पहुंची तो पड़ोसन ने बताया कि आज उसकी दुकान बंद देखकर 3 बड़े ऑर्डर्स वापस चले गए। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मेहनत, मेरा बुटीक सब बर्बाद हो रहा है। आज पहली बार मेरी दुकान से ग्राहक खाली हाथ लौटे हैं। उधर छत पर शिवानी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसे शाम का खाना बनाना था, जिसकी तैयारी उसे दोपहर से ही करनी पड़ रही थी। उसे अपनी नई रील अपलोड करनी थी, लेकिन रसोई के चक्कर में उसका सारा टाइम टेबल बिगड़ गया। हे भगवान, शाम के 7 बज गए और अभी तक रील एडिट भी नहीं हुई है। आज अगर मैंने वीडियो नहीं डाला तो मेरी एंगेजमेंट गिर जाएगी। जब तक शिवानी खाना बनाकर फ्री हुई और फोन उठाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो गए, आज की रील्स टाइम पर नहीं गई और एल्गोरिदम ने मेरी रीच गिरा दी। सीमा, देखो ना ये क्या हो गया। भाभी, मैं क्या करूं, मैं तो खुद माँ जी को संभाल रही हूँ। घर का ये हाल देखकर मेरा भी मन बहुत उदास है। तीसरी ओर कविता, जो अब काम से आजाद थी, अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी। उसे आदत थी व्यस्त रहने की, लेकिन अब खाली समय उसे काटने को दौड़ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, मुझे लगा था काम बांटने के बाद मैं चैन की नींद सोऊंगी, पर अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस समय क्या करूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बुआ जी कॉल करती है और अपने यहाँ शादी में आने का निमंत्रण देती है। तब सरिता अपनी तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, बहुओं, बुआ जी के यहाँ शादी है, हम सबको चलना है, तुम लोग अपनी शॉपिंग की तैयारी कर लो। रात को कविता आकाश से कहती है, आकाश, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे बुआ जी के घर की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। कविता, तुम्हें तो पता है कि इस महीने का बजट कितना खराब रहा है, ऊपर से मेरा इंक्रीमेंट भी रुक गया है, अभी शॉपिंग के लिए पैसे नहीं हैं। यही हाल प्रीति और शिवानी का था। प्रीति का बुटीक मंदा चल रहा था और शिवानी के पति विशाल का पैसा पिताजी के इलाज में लग गया था। तीनों बहुएं शाम को छत पर उदास बैठी थी। तभी सीमा वहां आती है और कहती है, क्या हुआ भाभीओ, आप तीनों यहाँ मुंह लटका कर क्यों बैठी हैं? चलिए ना शॉपिंग पर, बुआ जी के घर की शादी में हमें सबसे सुंदर दिखना है। कैसे जाएं सीमा, पैसे ही नहीं है, आकाश के पास इस वक्त गुंजाइश ही नहीं है और मेरा तो बुटीक ही बंद होने की कगार पर है। ग्राहकों का भरोसा टूट गया है, मेरे पास भी पैसे नहीं है। मेरी भी कमाई रुक गई है सीमा, हम तो चाहकर भी कुछ नहीं खरीद पाएंगे।
देखा आप लोगों ने, आज अगर आप तीनों मिलकर काम कर रही होती तो ना प्रीति भाभी का बुटीक बंद होता और ना ही शिवानी भाभी के फॉलोअर्स कम होते, और प्रीति भाभी मिलकर अपने साथ हमारी भी शॉपिंग करवा रही होती। मैं जानती हूँ कोमल भाभी के भड़काने पर आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आज हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होती अगर हम एक होकर रहते तो। वो लोग ये बातें कर रही थी, तभी विशाल आवाज देता है। तीनों उतरकर नीचे आती है तो देखती है कि सरिता की तबीयत खराब हो गई थी। रामलाल और तीनों बेटे घबराए हुए थे। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद एक बड़ा झटका दिया। इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा, हालत काफी बिगड़ चुकी है। आप लोग कम से कम 50,000 रुपए अभी जमा करवा दीजिए। आकाश, विशाल और सूरज एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के भी पास इस वक्त इतने पैसे नहीं थे। तब सीमा आगे बढ़कर कहती है, डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, ये लीजिए पैसे। डॉक्टर पैसे लेकर अंदर चले जाता है। तब सीमा सभी लोगों से कहती है, भाभीियों ने जो मुझे अपनी पहली कमाई और बचत के पैसे दिए थे, वो सब मैंने जोड़ कर रखे थे। ये पूरे हैं 50,000 रुपए। ये देखकर कविता, प्रीति और शिवानी की आंखों से आंसू छलक आए। उन्हें समझ आ गया कि जिस ननद को वो सिर्फ एक चुलबुली लड़की समझती थी, उसी ने आज पूरे परिवार की लाज बचा ली। ऑपरेशन सफल रहा और सरिता जी घर वापस आ गई। अगले दिन तीनों भाभियां सरिता के पास कमरे में बैठी थी। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने कोमल की बातों में आकर घर की सुख शांति को आग लगा दी थी। हाँ माँ जी, मुझे समझ आ गया कि मिलकर रहने में ही सबकी भलाई है। अकेले तो मैं अपना काम भी नहीं संभाल पाई। माँ जी, आज से हम फिर से पुराने तरीके से रहेंगे। कविता दीदी घर संभालेंगी और हम उनकी मदद करेंगे ताकि हम सब अपने अपने सपनों को पूरा कर सके। बेटा, तुम सब मेरी बेटियां हो। घर में बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही, पर बाहर वालों की बातों में आकर अपना घर नहीं उजाड़ते। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। 1 महीने बाद बुआ जी के यहाँ शादी समारोह था। तीनों बहुएं बहुत ही सुंदर साड़ियां पहनकर, गहनों से लदी हुई वहां पहुंची। उनकी चमक देखकर कोमल जल भुनकर राख हो गई। अरे, इतनी महंगी शॉपिंग, आप लोगों के पास पैसे कहाँ से आए? कोमल भाभी, हमारे घर में चाहे कितनी भी फूट डालने की कोशिश कर लें, हमारी एकता कभी नहीं टूटेगी। हम तीनों भाभियां और मैं मिलकर एक चट्टान की तरह हैं। ये शॉपिंग भाभियों की अपनी मेहनत की कमाई से हुई है, क्योंकि अब वो फिर से अपने अपने काम में सफल हो गई है। कोमल का मुंह उतर गया और वो चुपचाप वहां से खिसक गई। ये सब देखकर रामलाल कहता है, सरिता देखो, हमारा घर फिर से खुशियों से भर गया है। हाँ रामलाल जी, और ये सब हमारी सीमा और बहुओं की समझदारी का नतीजा है।